नहीं आ रहा है? एक मिनट, आ रही है सर। आ रही स्क्रीन है आ सर, रहा आ है, रही है। देखो ध्यान से, आ रहा है स्क्रीन। मेरे पास नहीं आ रही। एक बार थोड़ा सा रिस्टार्ट करो या फिर प्रेजेंट ऐप कर को। रहे हैं। हाँ, बस दोबारा देखो। यस सर, एक अब आ रही है सर। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड का क्राइटेरिया, ठीक है। फिर उसमें मैंने बता दिया था कि आयनेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है और लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। तो मैंने बताया था आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी क्या होता है। तो इसको बोला था तुम लोग लिख लोगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। A metal atom loses electron to form cation. This process requires energy equal to the annihilation energy. Lesser the value of annihilation enthalpy, greater is the tendency of atom to form a cation. For example, alkali metals form cation quite easily because of the low value of annihilation energy. ठीक है। तो अगर annihilation enthalpy कम होगा, IE वैल्यू कम होगा, तो इजिली कटायन बना सकता है। तुम्हें मालूम है, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में तुम जाओगे, पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट टू राइट अगर तुम जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ होगा बेटा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड क्या होता है बेटा? एल्कली मेटल। जो एल्कली मेटल है और लेफ्ट हैंड साइड है, तो मतलब सबसे कम आयनेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स का होगा। और एल्कली मेटल में भी अगर तुम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एल्कली मेटल में भी सबसे Yes, sir. कम आयनेशन एंथैल्पी किसका होगा बेटा? सीजियम का, ठीक है। सबसे कम आयनेशन एंथैल्पी Yes. सीजियम का होगा। तो सीजियम इजीली क्या बना लेगा बेटा? सीजियम प्लस बना लेगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि Na प्लस और सीजियम प्लस में, है ना, कौन इजीली फॉर्म होगा, क्या बोलोगे बेटा? सीजियम प्लस इजीली फॉर्म होगा। Na प्लस डिफिकल्ट से, है ना, डिफिकल्ट होगा बेटा, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा Na प्लस को फॉर्म करना, बनाना। आगे आते हैं, आगे लिखा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी बात थोड़ा सा देख लेते हैं, हाईलाइट यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। बेटा इन सबको दोबारा हम लोग देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में और डिटेल में जाएंगे, एंथैल्पी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उसको देखेंगे हम लोग। बस यहाँ पर केवल हाईलाइट लिखा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इसमें क्या लिखा है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड when gaseous atom accepts electron to form negative ion. Thus, the value of electron affinity gives the tendency of atom to form an ion. Now, greater the value of electron affinity, more is the tendency to form anions. For example, halogens having highest electron affinities within their respective bonds to form ionic compound with metals very easily. ठीक है। तो तुम्हें क्या देखना बेटा? किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। अगर बोला जाए तुमसे ऑक्सीजन को कंपेयर करो फ्लोरीन से, ठीक है, तो किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा बेटा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा, ठीक है। अगर बोला जाए फ्लोरीन और क्लोरीन का, तो किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा बेटा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा, ठीक है, क्लोरीन का ज्यादा होगा। तो ये सब तुम्हें मालूम होगा, ये क्लास 10 में बताया गया है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का, ठीक है। अगर पूछा जाए कि दो कंपाउंड बना रहे हो, एक कंपाउंड है सीजियम फ्लोराइड और दूसरा कंपाउंड है सीजियम क्लोराइड, ठीक है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसमें होगा बेटा? देखो सीजियम दोनों में है, सीजियम क्लोराइड। सीजियम इजीली क्लोराइड बना लेगा बेटा। सीजियम जो क्लोरीन है उसकी इजीली बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो सीजियम क्लोराइड है ये स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा उसका आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ से कहाँ पे मतलब इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब कैसे होता है? तो बस ये याद रखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में
अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बस इतना याद रखो, ठीक बेटा। ओके ओके। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा, ठीक। चलो बस इतना हम लोगों को देखना है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शंस होंगे उसको बताया जाएगा रेटेड चैप्टर में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमको इतना देखना है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो रहा है। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है डाउन डाउन द ग्रुप में एक्सेप्शन है, इसलिए मैं नहीं बोला डाउन द ग्रुप वाला, ठीक है। तो बस केवल लेफ्ट टू राइट देखोगे। तो आगे देखते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है बेटा, है ना। तो देखो जो आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, अगर आयनिक बॉन्ड तुमने बना लिया, ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो लैटिस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म नहीं होता, ऐसे NaCl है तो NaCl इकलौता NaCl तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना। ये मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ NaCl एक लैटिस के फॉर्म में होगा। तो लैटिस होता क्या है, तो लैटिस कैसे बनता है इसको देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर Na प्लस है, ठीक है। तो लैटिस में क्या होगा, जितने कटायन है वो अपोजिटली चार्ज एलिमेंट से, अपोजिटली चार्ज अनायन से, यहाँ पर Na प्लस तो कटायन है, तो कटायन क्या होगा, अनायन से चारों तरफ से, जितनी भी डायरेक्शन है तरफ से Cl माइनस से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। Cl माइनस हर तरफ से, आगे भी फ्रंट साइड में Cl होगा, है ना, और बैक साइड में Cl होगा। और जो Cl माइनस है, Cl माइनस हमेशा हर तरफ से किससे सराउंडेड होगा बेटा, Cl माइनस हर तरफ Na प्लस से सराउंडेड होगा, ठीक है। Na प्लस से, सामने भी Na प्लस होगा, बैक साइड में Na प्लस होगा। इस तरह से ये जो Cl माइनस है हर तरफ से Na प्लस से सराउंडेड होगा, ठीक है। मतलब कि जितने भी पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट अपोजिटली चार्ज से सराउंडेड होगा। तो Cl माइनस किससे सराउंडेड होगा बेटा, Na प्लस से, Cl माइनस Na प्लस से, Cl माइनस Na प्लस से, ठीक है। और जो Na प्लस है, Na प्लस हमेशा किससे सराउंडेड होगा बेटा, Na प्लस हमेशा Cl माइनस से सराउंडेड होगा। ये Na प्लस इसके चारों तरफ Cl माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर हर जगह पर क्या होगा, Cl माइनस। यहाँ देखो बेटा, इसमें तुम्हें क्लियर व्यू दिख रहा होगा, ये जो Na प्लस है यहाँ बीच में देखो, ये है तुम्हारा Na प्लस, जो रेड वाला है वो Na प्लस है, ठीक है, रेड Na प्लस है। इसके फ्रंट साइड में देखो क्या है, ब्लू, ठीक है। इस साइड क्या है, ब्लू, ऊपर क्या है, ब्लू, नीचे क्या है, ब्लू है। इस साइड जाओगे तो यहाँ पर भी ब्लू मिलेगा, यहाँ पर जाओगे तो ब्लू मिलेगा। मतलब कि जो रेड बॉल है हर तरफ से 6 डायरेक्शन जो भी है, हर तरफ से ब्लू बॉल से सराउंडेड है। और जो ब्लू बॉल है, तो तुम ब्लू बॉल की बात करोगे, है ना, तो ब्लू बॉल हर तरफ से रेड बॉल से सराउंडेड है। तो इसको लैटिस बोलते हैं। इस तरह जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, ये जो अरेंजमेंट है आयंस का, इस अरेंजमेंट को हम लोग लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड लैटिस के फॉर्म में होता है। और ये लैटिस बेटा, लैटिस का एक पार्ट दिखाया गया है ना, इसको एक्सटेंड करते जाओगे, है ना, यहाँ पर जो रेड वाला है ब्लू से बॉन्ड बनाएगा, ब्लू रेड से, इस तरह से इसको बढ़ाते चले जाओगे तो इनफाइनाइट ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। और इस साइड भी फ्रंट अप हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंड होता चला जाएगा। एक बड़ा सा जाइंट स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को लैटिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक ये जो तूने यूनिट बनाया, मान लो इसको यूनिट बोल देते हैं, तो ये जो यूनिट है ये बार बार यही यूनिट रिपीट होगा, ठीक है। अगर इसी यूनिट को तुम बार बार रिपीट करते जाओगे तो लैटिस बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, यस सर। Once the gaseous ions are formed, मतलब Na plus in gaseous state, Cl minus in gaseous state, ये बन गया, ठीक है। एक बार ये बन गया, उसके बाद बोल रहा है once the gaseous ions are formed, the ions of opposite charges come close together and pack up three-dimensionally in a definite geometric pattern to form ionic crystals. Since the packing of ions of opposite charges take place as a result of attractive force between them, the process of accompanied with the release of energy referred to as lattice energy. Lattice energy may be defined as the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed by the close packing of gaseous ion. तो यहाँ बेटा लैटिस एनर्जी का जो डेफिनेशन है ये नीचे लिखा गया है, काफी नीचे, यहाँ से आते हैं देखो, ठीक है। तो ये लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन है, ठीक है। ऊपर बताया गया कि लैटिस होता क्या है, ठीक है।
फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो चीजें बताया गया मैं इसको यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक बेटा। तो इसको मैं इरेज कर दूँ क्योंकि ये डायग्राम अच्छा से यहाँ बगल में बना हुआ है, तो इसको मैंने समझाने के लिए बताया था कि डायग्राम बनता कैसे, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया कि जो Na+ है, Na+ इन गैसियस स्टेट प्लस Cl- इन गैसियस स्टेट, जब ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा बेटा, NaCl लैटिस। जो लैटिस है वो सॉलिड स्टेट में करता है, इसलिए यहाँ पर सॉलिड लिखोगे, ठीक है। तो जो गैसियस कटायन गैसियस अनायन है, ये दोनों मिलकर लैटिस बना रहा है। तो 1 मोल गैसियस कटायन 1 मोल गैसियस अनायन मिलकर 1 मोल लैटिस बना लिया, NaCl का क्रिस्टल बना लिया। इसको बेटा क्रिस्टल, जो लैटिस है, लैटिस को क्रिस्टल भी बोलते हैं ना, क्रिस्टलाइन शेप ये है इसलिए इसको क्रिस्टल भी बोलते हैं। 1 मोल इसने क्रिस्टल बना लिया, ठीक है, क्रिस्टल, ठीक है। लैटिस को ही क्रिस्टल बोलोगे, ओके। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अगर कोई भी वर्ग अपने आप हो रहा है, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एनर्जी क्या होगा बेटा, एनर्जी हमेशा रिलीज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर Na+ और Cl- दोनों कंबाइन होकर NaCl बना रहा है, तो यहाँ पे बेटा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी क्या बोलते हैं, इस एनर्जी क्या बोलोगे बेटा, लैटिस एनर्जी बोलोगे। यह है लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic solid is formed by closed packing of gaseous ion, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिख लिया। तो नीचे हम लोग थोड़ा सा और चीजें पढ़ेंगे। जो लैटिस एनर्जी है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो लैटिस एनर्जी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करो बेटा, लैटिस एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू, ठीक है, कैपिटल यू। तो डेल्टा यू क्या है बेटा, चेंज इन लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा यू लिखोगे, तो डेल्टा यू क्या होगा बेटा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बोला जाए तो यहाँ पर कैपिटल यू बोलोगे, लिखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लो इसका सिंबल कैपिटल यू, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, है ना। तो लैटिस एनर्जी बेटा वो डिपेंड करेगा कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा बेटा यहाँ पर, है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर कौन कौन से चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कटायन एक अनायन को अट्रैक्ट कर रहा है ना। कटायन अनायन का जो अट्रैक्शन है उसको कूलम्बिक अट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पर है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, है ना, उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। मतलब जो U है लैटिस एनर्जी, दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, बेटा एंथैल्पी और एनर्जी का मतलब एक ही होता है। अगर कहीं बोल दे एंथैल्पी, तो एंथैल्पी मतलब एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एनर्जी U, लैटिस एनर्जी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कटायन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अनायन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन, ये होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा दोनों के बीच में चार्जेस होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जितना कम डिस्टेंस होगा कटायन और अनायन के बीच में, जितना कम डिस्टेंस होगा
उतना ही ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा। ठीक है, इससे ये देखो, एक तुमने ले लिया यहाँ पर MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा तुमने ले लिया यहाँ पर दूसरा तुमने ले लिया MgCl2, ठीक है, एक MgO हो गया, दूसरा MgCl2 हो गया। तो यहाँ पर जो कटायन है, कटायन तो सेम है Mg, लेकिन अगर अनायन की बात किया जाए तो एक अनायन तुम्हारा हो गया ऑक्सीजन, दूसरा अनायन हो गया क्लोरीन, है ना। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है बेटा? क्लोरीन पर कितने नेगेटिव चार्ज? -1। ठीक है, तो अगर बोला जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, कंपेयर द लैटिस एनर्जी ऑफ MgO एंड लैटिस एनर्जी ऑफ MgCl2, ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, इन दोनों का लैटिस एनर्जी कंपेयर करो। तो कैसे कंपेयर करोगे? तो यहाँ देखोगे मैग्नीशियम दोनों में सेम है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या देखना होगा बेटा? अनायन को देखोगे, एक अनायन ऑक्सीजन है, दूसरा अनायन क्लोरीन है, तो कहाँ पर नेगेटिव चार्ज या चार्ज कहाँ पर ज्यादा होगा? ठीक है, तुम्हें चार्ज देखना है, तो चार्ज कहाँ पर ज्यादा है बेटा? जहां पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। ठीक है, तो मतलब जो MgO है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। इट मींस लैटिस एनर्जी ऑफ MgO इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी ऑफ MgCl2। ठीक है, ये लिखोगे। ठीक बेटा, वापस बता दो। वापस बता दूं? तो यहाँ पर क्या करना बेटा, ये देखो, दोनों ही कंपाउंड में जो मैंने MgO लिया है और MgCl2 लिया है, दोनों में ही कटायन सेम है ना। कटायन तुम्हें नहीं देखना है, ठीक है। डिफरेंस जहां पर आ रहा है, बस डिफरेंस देखना होगा। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है बेटा? अनायन में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन पर कितने नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q वैल्यू है, Q माइनस यहाँ पर ज्यादा है MgO का, और अगर क्लोरीन की बात करोगे, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर Q माइनस वैल्यू कम है। तो अगर ये न्यूमेटर का वैल्यू कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा लैटिस एनर्जी। तो MgCl2 में 1 नेगेटिव चार्ज है, तो MgCl2 का लैटिस एनर्जी कम हो गया। MgO में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो MgO का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? MgCl2 ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है सर? यस सर। बोलो सर, अगर कटायन 2 अलग अलग ले ले तो? हाँ, तो आप 2 कटायन अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुमने एक ले लिया, यहाँ पे एक ले लिया तुमने, चले कि आप मैं ले रहा हूँ लिथियम ऑक्साइड ले लेता हूँ मैं, दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन सेम हो गया, कटायन डिफरेंट डिफरेंट है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कटायन सेम हो गया, तो अब देखो दोनों कटायन सेम हो गया और दोनों अनायन भी सेम हो गया, दोनों सेम हो गया ना बेटा। अब तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो चार्ज है कटायन और अनायन के ऊपर दोनों सेम है। अगर तुम लिथियम बात करोगे तो लिथियम प्लस ये होगा ना बेटा, 2 लिथियम प्लस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। यहाँ पे क्या 2 सोडियम प्लस किससे बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर चार्ज यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी Q1 Q2 या Q प्लस Q माइनस डिवाइड बाई R होता है। तो चार्ज सेम हो गया, तब क्या देखोगे? यहाँ पर क्या देखोगे? डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन R देखोगे, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है सेम ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अगर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा बेटा? रेडियस क्या होगा बेटा? डिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जो सोडियम है, सोडियम का साइज ज्यादा है, लिथियम का साइज कम है ना। लिथियम साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, ठीक है। तो R कहाँ ज्यादा होगा? Na2O में R ज्यादा होगा कि नहीं? सोडियम में। और Li2O में R का वैल्यू कम होगा। तो अगर R का वैल्यू ज्यादा है, R डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा, तो U कम होगा। U कम होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो दोनों में
तुम क्या देखोगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन कटायन और एनायन देखोगे। तो अब तुमने कंपेयर कर लिया है कि सोडियम ऑक्साइड का साइज ज्यादा है, सोडियम का साइज ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर लैटिस एनर्जी कम होगा। सो लैटिस एनर्जी ऑफ Na2O will be smaller than lattice energy of Li2O। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इस तरह से कंपेयर करोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। तुम इस तरह से तुम्हें मालूम चल जाएगा बेटा, तुम्हें कंपेयर करना। आप तुम्हें एग्जाम में कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं देगा कि एक मान लो तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब सा क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे तुम्हें CuCl2 लिख दिया इस तरह से, है ना, और यहाँ पर MgBr दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो MgBr और CuCl2 तुम कैसे कंपेयर कर पाओगे? नहीं कंपेयर कर पाओगे ना। यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर कॉपर है, ये सब अलग अलग ग्रुप में है ना, अलग ग्रुप में है, तो यहाँ तुम कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा यहाँ तुम कंपेयर कर ले जाओ, ठीक है, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं देगा। मतलब या तो तुम्हें देगा कि दोनों का जो ग्रुप है सेम होगा, है ना, या फिर वहाँ पर जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो अलग अलग है, इस तरह से क्वेश्चन देगा तुम्हें एग्जाम में, है ना। तो अजीब सा क्वेश्चन नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लिया, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक बेटा, और अजीब सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, एक ले रहा हूँ सोडियम Na2O, ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूँ MgO, Na2O और MgO। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो कटायन है वो अलग अलग ग्रुप में है, अनायन सेम ग्रुप में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ही अनायन तुमने लिया है, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओगे यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या होगा। लैटिस एनर्जी तुम्हें कंपेयर करना है सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। कंपेयर करके बताओ बेटा किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। Na2O का ज्यादा। Na2O कैसे ज्यादा होगा सर? MgO का होगा सर, 2 प्लस। सर MgO का होना चाहिए। तो उसका चार्ज यहाँ देखो बेटा, यहाँ तुम्हें क्या देखना है, यहाँ तुम्हें देखना कि है चार्ज देखना है बेटा, Q प्लस Q माइनस, है ना। यहाँ पर क्या देखो, अब रट लो। यहाँ पर पहले तुम्हें क्या देखना होगा, पहले तुम चार्ज देखोगे, ठीक है, नंबर वन तुम चार्ज देखोगे, और नंबर 2 पे क्या देखोगे, डिस्टेंस। अगर तुमने चार्ज कंपेयर कर लिया तो नंबर 2 पे तुम्हें डिस्टेंस देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम चार्ज देखोगे, तो यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखो तो सोडियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है ना। तो जो चार्ज है MgO का ज्यादा है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी ऑफ MgO इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी ऑफ Na2O, ठीक है। यस सर। याद कर लो, इसे रट लो। एक बड़ा 3 टाइप का मैंने एग्जांपल दे दिया, आप इसी में से पूछेगा। जो 3 मैंने बताया एग्जांपल बेटा, इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन है मैं डीपीपी में डाल दूंगा, ठीक है। आज मैं डीपीपी नहीं दूंगा, तुम लोग तैयारी करोगे, नेक्स्ट क्लास में डीपीपी मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिखा हुआ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। पहला है क्रिस्टलाइन नेचर, ठीक है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है कंडक्शन, और फोर्थ है आयनिक रिएक्शन, और लास्ट है सॉल्युबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हर एक को देखेंगे। पहले आते हैं क्रिस्टलाइन नेचर। तो जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है ना। मैंने ऊपर बताया था कि जो प्लस और माइनस है दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर प्लस माइनस दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो जो जाइंट स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलोगे, क्रिस्टल या लैटिस बोलोगे। तो जो आयनिक कंपाउंड है उसका नेचर क्या होगा, क्रिस्टलाइन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिस्टलाइन नेचर के बारे में। दिस कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर with constituent units as ions. Force of attraction between ions is non-directional. यहाँ पे एक वर्ड आ गया non-directional, ठीक है। तो ये non-directional मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक चार्ज दे दिया जाए प्लस चार्ज, तो क्या ये प्लस चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो Na प्लस है, Na प्लस Cl- को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज आए, हर एक डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज को इक्वली अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन से आएगा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा
यहाँ से आएगा तो कम अट्रैक्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है हर एक डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज को इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, कोई भी डायरेक्शन हो वहां से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एंड वाइस वर्सा, जो नेगेटिव चार्ज है हर एक डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना। कोई भी डायरेक्शन हो तो डायरेक्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। नो रोल ऑफ डायरेक्शन मतलब नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, दीज कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर, बता दिया है ना, विथ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एज आयंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज नॉन डायरेक्शनल एंड एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। ये भी मैंने बता दिया, हर एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होगा। Each ion is surrounded by a number of positively charged ions and this number is called coordination number, ठीक है। अभी मैं आऊंगा coordination number पर। Hence they form three-dimensional solid aggregates. Since electrostatic force of attraction act in all directions, therefore the ionic compound do not possess डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक एंड हेंस डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है तो वहां पर आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म मालूम है, क्लास 10 पढ़ा था तुमने आइसोमेरिज्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा होगा, ठीक है। जैसे चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, है ना। तो ये सब क्या था बेटा, एक ही कंपाउंड के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl ले लिया, ठीक है, तो NaCl क्या बेटा, ये नॉन डायरेक्शनल है। अगर कोई कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल, कोई बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है तो वहां पर आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। कुछ कंपाउंड शो करते हैं लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो अगर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, अगर आयनिक बॉन्ड, याद रखो आयनिक बॉन्ड है तो वहां पर क्रिस्टलाइन नेचर होगा, ठीक है। अगर आयनिक बॉन्ड है तो वो नॉन डायरेक्शनल होगा। अगर आयनिक बॉन्ड है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म बोल सकते हो, ठीक है। सर, डू नॉट, यहाँ पे मैं स्टीरियो बता देता हूँ, आइसोमेरिज्म यहाँ पर वर्ड यूज करो। आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो गलत लग गया यहाँ पे, स्टीरियो हटाओ, आइसोमेरिज्म, ठीक है। डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, जो आयनिक कंपाउंड है आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आज दे बेटा, हाँ बेटा कुछ पूछ रहे हो सर H2O है क्रिस्टलाइन नेचर का? H2 या H2O? H2O बेटा ये कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आयनिक नहीं होता वाटर। ओके। यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होगा तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, वाटर क्या होता है, वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक अलग चैप्टर भी है वाटर का हाइड्रोजन में, ठीक है। हम लोग वाटर के बारे में देखेंगे, ठीक है बेटा। आ जाते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये लिखा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका डेफिनेशन भी दे दिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है बेटा, जैसे मैंने ऊपर बताया था इस एग्जांपल में, NaCl वाला क्रिस्टल एग्जांपल में देखो, तो जो Na+ है, रेड वाला देखो, रेड बॉल, तो रेड बॉल के पास कितने Cl- यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ आप जाओ इस साइड में, तो मैं यहाँ पर दूसरा कलर ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे अगर, है ना, देखो इस तरह से, तो यहाँ पर 2 ब्लू बॉल दिख रहा होगा बेटा, प्लस के पास, और यहाँ पे इस साइड जाओगे तो एक ब्लू यहाँ मिलेगा, एक ब्लू यहाँ मिलेगा। 1 2 3 4 मिला यहाँ पर। ऊपर जाओगे यहाँ पर, यस सर, तो नियरेस्ट यहाँ देखना है बेटा, है ना। तो जो पास वाला ब्लू है उसको देखोगे तुम यहाँ पर, एक ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा। तो मतलब एक रेड बॉल के सराउंडिंग में कितने ब्लू बॉल है, 6, ठीक है। रेड मतलब Na+, तो एक Na+ के सराउंडिंग में 6 Cl- है।
इसका मतलब Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा कि नहीं? 6। उसी तरह से जो Cl- है, जो रेड बॉल, जो ब्लू बॉल है Cl-, उसके सराउंडिंग में जाओगे तो 6 Na+ मिलेगा। देखो कैसे, ये तुम्हारा, देखो मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो अब ये तुम्हारा ब्लू बॉल है, ब्लू मतलब Cl-, यहाँ पर जाओ, एक रेड मिला, इस साइड आओ, एक रेड मिलेगा, यहाँ पे जाओ अंदर की तरफ, एक रेड मिलेगा, ऊपर की तरफ जाओ, यहाँ पर एक रेड मिलेगा, नीचे तरफ आओ, एक मिलेगा। तो ये 5 हुआ कि नहीं बेटा? 1 2 3 4 5 हुआ। अब देखो इस साइड बनाया नहीं गया है, यहाँ पर आगे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर भी एक रेड होगा कि नहीं होगा? इस तरह से अंदर गए, उसी तरह से इस साइड बाहर भी आओगे, इस तरह से तुम अंदर गए हो यहाँ पर इस तरह, उसी तरह तुम बाहर भी आओगे इस तरह से बेटा, है ना? तो यहाँ पर भी एक रेड बॉल होना चाहिए जो अलग क्रिस्टल में यहाँ बनेगा। तुम इसको एक्सटेंड करोगे इनफाइनाइट डायरेक्शन में तो यहाँ पर भी एक रेड बॉल होगा। तो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- विल बी 6, ठीक है? तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में और आगे बताया जाएगा, ठीक है? तो जो बेसिक डेफिनेशन दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर का, उसको हमने समझ लिया, ठीक है? मतलब कि एक आयन कितने अपोजिट डायरेक्शनल, है ना, एक आयन कितने अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है, तो जितने अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक बेटा? जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछ लिया, बना दिया यहाँ पे एक प्लस है और इसके सराउंडिंग में 3 नेगेटिवली चार्ज आयन दिया गया है, इस तरह 3 केवल दिया गया है ना? जैसे Na+ या फिर इस कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3, है ना? मतलब एक चार्ज जितने अनायन से या फिर एक नेगेटिव चार्ज जितने कटायन से सराउंडेड होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ दिया गया है each ion is surrounded by a number of positively charged ion and this number is called coordination number, ठीक है? इसको याद कर लो। तो ये है तुम्हारा क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर 3 चीजें निकल के आया है ना? एक था तुम्हारा आइसोमेरिज्म, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा है डायरेक्शनल नेचर, ठीक है? तो इन तीनों को तुमने पढ़ लिया। हाँ बोलो सर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो एनायन और कैटायन के लिए सेम होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी एनायन और कैटायन का अलग अलग भी आता है। आगे देखते बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? देखो मेल्टिंग पॉइंट है ना, कोई क्रिस्टल बनाया है तुमने, यहाँ पर देखो ऊपर देखो जो क्रिस्टल है, अब इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करना मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करोगे तो जो आयंस है, आयंस यहाँ पर जो फ्लूइड बना लेगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बेटा? लैटिस एनर्जी का फोर्स है, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? सॉलिड को अगर तुम मेल्ट करोगे, ठीक है, सॉलिड को मेल्ट करोगे तो ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड को मेल्ट किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में जो लिक्विड है, पहले से ही लिक्विड रहेगा, लिक्विड क्या होगा? लिक्विड बॉयल होगा, ठीक है? लिक्विड अगर बॉयल हो रहा है तो होगा बॉइलिंग पॉइंट, और सॉलिड अगर मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड को बॉयल नहीं करना डायरेक्ट, ठीक है बेटा? सॉलिड का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। सॉलिड को पहले मेल्ट करोगे, मेल्ट में लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर लिक्विड को बॉयल करोगे तो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर आ जाओ, है ना? तो अगर इसको मेल्ट करना है तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड है, इस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब लैटिस एनर्जी को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जितना वीक लैटिस होगा, जितना वीक या अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, उतना ही इजीली ये मेल्ट हो जाएगा, है ना? मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। अगर एक बात बोला जाए यहाँ पर, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? तो लैटिस एनर्जी जितना कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है? जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली सर लैटिस एनर्जी पे कैसे डिपेंड है मेल्टिंग पॉइंट? बेटा यहाँ देखो, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ये लैटिस बना है ना यहाँ पर,
यस ये सर। क्या है बेटा? लैटिस। ठीक है, इसको मेल्ट करना है। मेल्ट कैसे करोगे? जब ये आयन अपने अपने पोजीशन से मूव कर जाए, वो आयन अपने पोजीशन में फिक्स है, इसको तुम हिला नहीं सकते, तो क्या करोगे? यहाँ पे इसको हीट दोगे, इसको तुमने गर्मा दिया, हीट दे दिया इसको। हीट देने पे क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब करके ये जो मॉलिक्यूल है अपने अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, मतलब इसके बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये फिक्स पोजीशन पर अब नहीं रहेगा। तो अगर ये फिक्स पोजीशन पर नहीं है, आयन मेल्ट हो गया, उसको तुम क्या बोलोगे? उस एनर्जी को क्या बोलोगे? उस पॉइंट को टेम्परेचर क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब जितना स्ट्रॉन्गर ये बॉन्ड होगा उतना डिफिकल्ट होगा इसको मेल्ट करना। ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, ऐसा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा तुम्हें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। है ना। इसका मतलब जो लैटिस एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। आप पैकिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि आगे तुम देखोगे आगे। ठीक है, अभी तुमने पैकिंग वर्ड सुना नहीं है, तो आगे सुना जाएगा पैकिंग। ठीक है, जितना क्लोज पैकिंग होगा उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। पैकिंग मतलब ये समझो लैटिस एनर्जी। ठीक है, जितना हाई लैटिस एनर्जी उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, जितना लो लैटिस एनर्जी उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल बनाते हैं, तो लैटिस एनर्जी में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होता है? कूलम्बिक अट्रैक्शन। ठीक है, और कूलम्बिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर केमिस्ट्री बात किया जाए तो केमिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयंस आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कंडक्शन। तो कंडक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी को तुम पास कर सकते या नहीं। तो अब तुम्हें मालूम है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है कैसे होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, है ना। यस। जो Yes, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? करंट बोलोगे या कंडक्शन बोलोगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुम यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब देखो जो तुमने क्रिस्टल बनाया NaCl का, Na+ अपने पोजीशन पर फिक्स है, Cl- अपने पोजीशन पर फिक्स है, Na+ फिक्स है, Cl- फिक्स है। तो जितने भी आयन है सब अपने अपने पोजीशन पर फिक्स है। जो अनायन है वो भी फिक्स है, कटायन है वो भी फिक्स है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाएगा आयनिक कंपाउंड में? अगर तुम NaCl की बात करोगे तो NaCl में जहाँ पर Na+ है, जहाँ पर Cl- है, वो अपने अपने पोजीशन पर फिक्स है। ठीक है, वो माइग्रेट नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन नहीं होगा तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड स्टेट में अगर NaCl सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाएगा? नहीं, है ना। तो सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर इसी NaCl को मेल्ट कर दिया जाए, अगर तुमने NaCl को मेल्ट कर दिया, ठीक है, मेल्ट कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा? जो Na+ यहाँ पे जो बॉन्ड है जो अपने पोजीशन है बेटा, अपने पोजीशन से मूव कर जाएगा, मतलब अब Cl- फ्री हो गया, Na+ भी क्या होगा? मेल्ट होने पर फ्री हो जाएगा। अगर अनायन और कैटायन अपने पोजीशन से फ्री हो गए, इसका मतलब अब ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? पहले Yes, क्या yes. था, ये अपने Yes, sir. अपने पोजीशन पर फिक्स थे, लेकिन जैसे तुमने इसको मेल्ट किया अब ये फ्री हो गए, कैटायन और अनायन दोनों फ्री हो गए, तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। तो मोल्टेन स्टेट में NaCl क्या होगा? कंडक्टर। तो मोल्टेन स्टेट में क्या होगा? मेल्ट कर दोगे तो क्या होगा? कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करा रहा है। एक तीसरा किसको बेटा? इसको तुमने वाटर में डिजोल्व कर दिया। जब NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो जो Na+ है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, और जो Cl- है वो भी अलग हो जाएगा, है ना। Yes. दो आयंस मिलेंगे, कैटायन होगा दूसरा अनायन होगा। अब जो कैटायन आयन है वाटर में आसानी से ट्रेवल कर सकता है कि नहीं?
जो तुमने लिक्विड लिया वाटर, यहाँ पर Yes, वाटर में sir. कटायन इजीली यहाँ पर ट्रेवल करेगा, आयन भी इजीली ट्रेवल करेगा, इजीली यहाँ पर तुम्हें आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो सोल्यूशन स्टेट है, हमने सोल्यूशन बना दिया, तो सोल्यूशन स्टेट में भी क्या होगा, ये कंडक्टर होगा। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट, सोल्यूशन स्टेट में कंडक्टर है और सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये 3 केस हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर लिखा भी गया होगा, देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखा गया है ना, इन सॉलिड स्टेट द आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड हेंस आर नॉट फ्री टू मूव। Therefore, in solid state, ionic compounds do not conduct electricity. However, in fused state, मतलब molten state, ठीक है, fuse मतलब मेल्ट कर देना, in fused state or in aqueous solution मतलब solution state, aqueous solution मतलब solution state, ठीक है, or in solution state, the ions are free to move and hence conduct electricity. तो इस पॉइंट को नोट कर लोगे। ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को, आगे आते हैं। डन सर। ओके, तो आगे है आयनिक रिएक्शन। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक रिएक्शन देता है। ठीक है, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट रिएक्शन देगा, आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर आयनिक फॉर्मेशन देगा। तो आयनिक रिएक्शन मतलब अगर Na2SO4 है, ये आयनिक कंपाउंड है, सोल्यूशन में क्या देगा, आयंस देगा। यहाँ पर दिया गया BaCl2 है ना, BaCl2 अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो तो क्या बनेगा, Ba2 + Cl2- है ना, तो आयंस फर्निश करेगा। यहाँ दिया गया आयनिक कंपाउंड फर्निशेस आयंस इन सॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, तो इसको नोट कर लो। आयनिक कंपाउंड आयंस देगा और आयन से आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम लोग देखें। डन सर। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, तुमने NaCl को डिजॉल्व कर दिया, किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व कर देना वाटर में ना, या किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देना, वही होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अब तुमने क्या लिया, NaCl यहाँ पर लिया, या कोई भी सॉल्ट ले सकते हो यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर हमेशा NaCl का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर तुमने NaCl ले लिया, तो NaCl यहाँ पर क्या है, सॉलिड स्टेट में, इसको मेल्ट कराना है ना। तो क्या आसानी से मेल्ट हो जाएगा, सॉरी डिजॉल्व करना है, तुमने इसको वाटर में डाल दिया, डिजॉल्व कराना है। ठीक है, क्यों यहाँ पर इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना। तुम्हें मालूम है यहाँ पर क्रिस्टलाइन नेचर होता है सॉलिड का। ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर है, तो यहाँ पर क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा, यहाँ पर इस एनर्जी को ब्रेक करना होगा, है ना। ठीक है, अगर ये एनर्जी ब्रेक हो जाएगा तो ये इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, मच सॉल्युबल लिखना चाहिए, मच सॉल्युबल इन आयनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे अगर NaCl की बात किया जाए, NaCl को तुम 2 सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, एक सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है और दूसरा सॉल्वेंट तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे तुमने बेंजीन ले लिया। ठीक है, बेंजीन ले लिया या कोई ऑयल ले लिया। ठीक है, ऑयल भी क्या तो ऑर्गेनिक होता है। तो अगर NaCl को ऑयल में डिसॉल्व कर रहे हो, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी निकल जाता होगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर NaCl तुम बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो बेंजीन में ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या रीजन है कि जो NaCl है अलग अलग सॉल्वेंट पे इसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग आ रहा है, एक में डिसॉल्व हो पा रहा है, दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, या कुछ रीजन होना चाहिए बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो रीजन है वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस।
ये जो लैटिस एनर्जी है ना, ये रीजन बेटा यहाँ पर लैटिस एनर्जी है। जो सॉल्वेंट इस लैटिस एनर्जी को ब्रेक कर ले, है ना, यहाँ जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस लैटिस एनर्जी को ब्रेक करेगा। जो सॉल्वेंट इजीली इस लैटिस एनर्जी को ब्रेक करेगा उसमें NaCl या आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएगा। जो वाटर है, वाटर इस लैटिस एनर्जी को इजीली ब्रेक कर लेता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया, ठीक है, तो अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन इस आयनिक कंपाउंड को इजीली ब्रेक नहीं, इस लैटिस एनर्जी को इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा, इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए NaCl इन सब सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोर्स को कैसे ब्रेक करेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो बेटा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स है बेटा, फोर्स उसके बीच में है, एक कटायन के बीच में है ना, यहाँ पर कटायन है, और दूसरा क्या बेटा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर अनायन है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ठीक है, तो कटायन और अनायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स का क्या नाम दिया तुमने बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दिया था बेटा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q प्लस Q माइनस डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर फोर्स होता है स्क्वायर होगा, अगर एनर्जी है तो डिवाइड बाई R होगा। तो ये फोर्स मैंने लिखा है इसलिए स्क्वायर। अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन अनायन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इतना बड़ा सा कांस्टेंट के साथ चलते हैं बेटा सब चारों कांस्टेंट। ठीक है, Q प्लस Q माइनस डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं एक दूसरे तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 1/k। यहाँ देखो जो k है, इसी के को मैंने इस तरह लिख दिया, कांस्टेंट C इंटू 1/k Q प्लस Q माइनस डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने k को अलग कर लिया। तो 1/4 का एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, जो k होता है, k यहाँ पे जो तुमने k लिया है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, ऑफ मीडियम। तो मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हुआ है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिटेल में तुम्हें फिजिक्स में बताया जाएगा, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया जाएगा। तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब देखो, इसी क्वेश्चन में इस तरह लिख रहा हूँ, फोर्स, बाकी सब कांस्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो मीडियम को चेंज कर रहे हो, तो मीडियम को चेंज करने पर क्या चेंज होगा बेटा, के वैल्यू चेंज होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उतना वीक होगा। ये समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया इसको केवल देखो। यस सर। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया बेटा, इसको देखो, attractive force is inversely proportional to the dielectric constant of medium। ठीक है, तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही वीक फोर्स होगा। Yes. जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही वीक फोर्स। ठीक है सर, ये होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये मीडियम का होता है कांस्टेंट, बेटा मीडियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, इतना समझो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, अलग अलग मीडियम का अलग अलग कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। मतलब अगर तुमको केमिस्ट्री में समझना तो इससे बता रहा हूँ, जैसे Na+ है, तो Na+ को मीडियम स्टेबलाइज करते हैं बेटा। ये देखो कटायन है, ठीक है, कटायन को क्या करेगा, जो अनायन है वो स्टेबलाइज करेगा। अब अनायन को तुमने सेपरेट कर दिया,
जो अनायन यहाँ पर Cl माइनस तुमने अलग कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों तो अनस्टेबल हो गया है ना, अगर दोनों पास पास है तो प्लस को माइनस स्टेबलाइज कर देगा। तो अब इस दोनों तुमने अलग कर दिया, अलग करने पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस कटायन और अनायन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द पावर टू स्टेबलाइज द आयंस। समझ में आ गया बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज द पावर टू स्टेबलाइज द कटायन और अनायन। लिख लो यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the power of medium to stabilize the cation or anion, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? ये पावर है, ये पावर कटायन और अनायन को स्टेबलाइज करने का पावर है। तो जितना ज्यादा कटायन अनायन को स्टेबलाइज करेगा उतना ही ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा? यस सर। चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तुमको मुझे तो नहीं लगता स्टार्ट हो पाएगा, टॉपिक में लिखा गया था कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को समझना जरूरी है पहले। तो यहाँ देख लेते हैं बेटा। तो F is universally proportional to the dielectric constant K, ठीक है, इसको मैंने बोला था देखने के लिए। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही वीक फोर्स होगा। मैंने Na+ ले लिया और तुमने Cl- ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो R है, ठीक है। तो और इसको तुमने अलग अलग मीडियम में डिजोल्व किया, तुमने वाटर ले लिया, दूसरा तुमने ईथर ले लिया, ठीक है। तो जो वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 होता है। ईथर तुमने ले लिया बेटा, ईथर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम होता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया 25 ले लिया, ठीक है। तो 25 है ईथर का, ठीक है। ईथर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 है और वाटर का 80 है। अब NaCl को 1/1, NaCl को तुमने 1/1 वाटर में डाला, 1/1 ईथर में डाला, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसका था बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा है, ठीक है। तो NaCl में फोर्स कहां पर वीक होगा? देखो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जहां पर ज्यादा होगा फोर्स वहां पर कम होगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर ज्यादा है वाटर में, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ज्यादा है, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, फोर्स ज्यादा होगा बेटा, ईथर ज्यादा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर ईथर, मतलब यहाँ पर वाटर में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर क्या कर रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वाटर फोर्स को डिक्रीज कर दिया है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा तो इजीली इस बॉन्ड को तुम ब्रेक कर ले जाओगे। थोड़ा सा तुम चम्मच डालकर हिला दिया गिलास में NaCl, थोड़ा सा तुमने इसको एनर्जी दे दिया हिलाकर, है ना, जो स्ट्रिंग एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी तुमने दे दिया वाटर को, ठीक है। तो उस एनर्जी से क्या होगा, जो NaCl डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ईथर में क्या NaCl डिसॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा है तो इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा NaCl में, NaCl ईथर में इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी देखना है तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो बेटा, इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक लाइन तुम लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, बस एक लाइन में। तो मैंने ऊपर इतना समझाया था, एक्सप्लेन किया था। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। तो यहाँ पर अगर अलग अलग मीडियम दिया गया हो, ठीक है, तो तुम बता सकते हो कि इसका सॉल्युबिलिटी आता होगा। जैसे यहाँ दे दिया गया वाटर दे दिया गया, H2O दे दिया गया, ठीक है, अल्कोहल दे दिया गया, अल्कोहल, यहाँ पर ईथर दे दिया गया, यहाँ पर एसीटोन दे दिया गया, ठीक है। एसीटोन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस पर, इन सबका दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो इसका 10 दिया गया है, इसका 25 दिया गया है, अल्कोहल का 45 दिया गया है, वाटर का 82 दिया गया है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl,
NaCl किसमें ज्यादा से डिजॉल्व होगा बेटा? H2O वाटर में, H2O है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? अल्कोहल आएगा, फिर उसके बाद ईथर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? एसीटोन आएगा, ठीक है। एसिड तो ये ऑर्डर तुम्हारा आएगा, अगर आप सॉल्वेबिलिटी इस तरह से निकालोगे तो, ठीक बेटा। यस सर। तो इसका मतलब जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहाँ से? वाटर क्या है? वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। हाँ बोलो सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक छोड़ दो बेटा, इतना समझ में आ रहा है बेटा? ऑर्गेनिक अभी इनऑर्गेनिक, अभी ऑर्गेनिक भी पता है नहीं क्या है क्लास 10th में? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कार्बन होता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता है। लेकिन इसका एक और डिफिनेशन है जो आगे बताया जाएगा, फिलहाल ये जान लो ऑर्गेनिक में कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईथर क्या होता है? ROR इस तरह से होता है, यहाँ पर इस साइड में कार्बन कंटेनिंग चेन होता है, यहाँ पर भी चेन होगा कार्बन का, H2 का C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर भी CH3। अल्कोहल क्या होता है बेटा? C2H5OH। तो यहाँ सब में क्या है? कार्बन है, तो ऑर्गेनिक हो गया। वाटर में देखो कार्बन है कहीं पर? नहीं है, तो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट समझ रहे हो बेटा? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट तो जानते होगा ना, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है? yes sir तो सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व करते हैं, सब्सटेंस को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो इस सबको नोट कर लिया तुमने या फिर दिखाना पड़ेगा? नोट कर लो सबको, कर लिए सर। ठीक है। अभी कुछ चीजें और बताया है यहाँ पर। तो ये तुमने अब तक क्या देखा? इसका आधा पार्ट देखा, ठीक है, 50%। तुमने सॉल्वेबिलिटी देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होगा या इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा, ठीक है। दो मीडियम तुमने कंपेयर कर दिया। अब आगे देखते बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर चलेंगे, जो लिखा हुआ है इस पर आ जाता है, ये नहीं लिखा था मैं। आ जाओ बेटा, यहाँ पर दिया गया है AB एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड AB प्लस लैटिस एनर्जी गिव्स A प्लस B माइनस। तो AB को तुमने लैटिस एनर्जी दिया, जब एनर्जी दोगे तो A और B क्या होगा? अलग सेपरेट हो जाएगा, क्या होगा? A प्लस और B माइनस। These ions are surrounded by solvent molecule. This process is exothermic as is called solvation. तो जो A प्लस बना यहाँ पर, A प्लस सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आया, इस तरह से जो B माइनस है, B माइनस भी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आया, तो A प्लस B माइनस सॉल्वेंट से यहाँ पर एसोसिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है A प्लस और B माइनस चारों तरफ क्या होगा? सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। देखो यहाँ पर AB प्लस लैटिस नहीं, मतलब AB रिएक्टेंट साइड में तुमने एनर्जी दिया, मतलब ये जो रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक। और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? कोई रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक बोला जाए कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक, उसका मतलब क्या है? अगर कोई रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो उसको बोलोगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कोई रिएक्शन एनर्जी रिलीज करे, रिएक्शन से अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दो टाइप का रिएक्शन सॉल्युबिलिटी में होता है, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा लैटिस, यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है लैटिस एनर्जी का इक्वेशन, और दूसरा है बेटा सॉल्वेशन का। यहाँ दिखाया गया है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का रिलेशन यहाँ दिया गया है। द वैल्यू ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ आयंस। स्मॉलर द साइज ऑफ आयंस, मोर इज द सॉल्वेशन। The non-polar solvents do not solvate ions and thus do not release energy, due to which they do not dissolve in ionic. They do not dissolve in ionic. सॉल्वेशन क्या होता है सर? तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर 1 by 1 देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट रिलेशन दिया गया उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहला दिया गया है A plus B, AB gives लैटिस एनर्जी A plus B माइनस। इसको पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है ना, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलो बेटा यहाँ देखते हैं, सबको देखना है बेटा, ना लैटिस एनर्जी को देखना है, सॉल्यूशन को भी देखना है, तो सबको 1 by 1 देखेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इरेज कर दूं, नीचे स्पेस भी देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर सर सॉल्वेशन क्या होता है? बेटा बता रहा हूँ, तुम घबरा क्यों रहे हो?
यहाँ पे तो सॉल्यूशन बाद में आएगा ना। देखो यहाँ सॉल्यूशन यहाँ पर आया है, सॉल्यूशन यहाँ पर है। इससे पहले क्या है, लैटिस एनर्जी। पहले मैं लैटिस एनर्जी बात करूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे आऊंगा, है ना, घबराओ मत। देखो यहाँ पर तो तुमने एक सॉल्ट लिया NaCl, NaCl सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसको डिजोल्व करना है, तो इसको जब तुम डिजोल्व करोगे, डिजोल्व करने में क्या बनाएगा, Na+ इन गैसियस स्टेट, Cl- इन गैसियस स्टेट। तो डिजोल्व करने से पहले जो NaCl सॉलिड है वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक होगा, ठीक है। अभी तक ये जो Na+ और वाटर कांटेक्ट में नहीं आया है, Cl- भी वाटर कांटेक्ट में नहीं आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर गैस, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, कुछ नहीं है, इसलिए Na+ गैस स्टेट, Cl- गैस स्टेट दिया गया है। जब भी किसी सॉल्ट को किसी भी वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में यही होता है, जो सॉलिड है सॉलिड कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है बेटा, ध्यान से देखो, ये जो सॉलिड है वो क्या है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल है कि नहीं बेटा, ये क्रिस्टल है बेटा, है ना। तो मतलब लैटिस हो गया ये। यस सर। इस लैटिस को ब्रेक कर रहे हो, जब लैटिस को ब्रेक करोगे, किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड हो चाहे लैटिस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इस स्टेप ने एनर्जी प्रोवाइड किया, इस लैटिस एनर्जी, इस लैटिस को ब्रेक करने के लिए। जब ये लैटिस ब्रेक हो जाएगा तो ये आयंस मिल जाएगा तुम्हें Na+ इन गैसियस स्टेट, Cl- इन गैसियस स्टेट। यहाँ पर मैंने Gg क्यों लिखा है, Gg का मतलब ये हुआ कि ये अभी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेप है, इस स्टेप में एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। इस स्टेप में एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये इंडोथर्मिक होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। ये बेटा आ जाते हैं सेकंड स्टेप जो लिखा हुआ था। अब यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो आयंस बन गया है, ये आयंस अब वाटर या सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा। जो Na+ है, Na+ क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट मैंने वाटर लिया है, ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। जो Cl- है, Cl- भी यहाँ पर वाटर के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ मैं G लिख दूं, यहाँ पर Na+G, Cl- ये भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, इस आयंस को स्टेबलाइज करेगा। तो मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम टू स्टेबलाइज द कैटायन और एनायन। तो जो तुमने यहाँ पर वाटर लिया है, ये वाटर मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो अब ये स्टेबलाइज कैसे करेगा, क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है। अभी पोलर तुम्हें मालूम नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पर इसमें डाइपोल होगा, डाइपोल। तो डाइपोल तुमने पढ़ा बेटा फिजिक्स में, नो सर। नो सर। पोलर वर्ड तुमने सुना है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या Yes, फिर sir. किसी Yes, sir. अगर तुमने यहाँ पर वो ले लिया, मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट में NS होता है ना, मतलब yes. दो पोल होता है, पोलर मॉलिक्यूल में दो पोल होगा, ठीक है। तो अगर चार्ज मॉलिक्यूल बात किया जाए यहाँ पर, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल होता है उसमें भी अगर एक प्लस पोल हो जाए यहाँ पर, एक दूसरा पोल अपोजिट हो जाए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट हो जाए एक डिस्टेंस से, तो एक डाइपोल बना लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला गया है, अगर इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल l, देन दीज टू कॉम्बिनेशन फॉर्म डाइपोल। तो प्लस हमारे जो तुमने सेपरेट किया, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन को तुम डाइपोल बोलोगे, ठीक है। और जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है वो मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल। अब जो पोलर मॉलिक्यूल है ना, उसके बारे में डिटेल में बताया जाए, कब बताया जाएगा, इसी चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे वहां बताया जाएगा पोलर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या, डिटेल में पूरा एक लेक्चर इसी पर है पोलर मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तुम लोग पढ़ना बेटा। तो फिलहाल के लिए हम क्या जानना है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल।
तो जो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल में दो पोल होते हैं। अगर पोलर मॉलिक्यूल बात किया जाए, पोलर मॉलिक्यूल में दो पोल होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव पोल, दूसरा होता है नेगेटिव पोल। इस तरह से जो पोलर मॉलिक्यूल तुम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर वाटर की बात किया जाए तो वाटर क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वाटर को प्लस माइनस तरह से डाइपोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। वाटर पोलर मॉलिक्यूल, इस तरह अमोनिया NH3 अमोनिया है ना, अमोनिया भी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। अमोनिया को प्लस माइनस के फॉर्म में इस तरह ले सकते हो। अब देखो जो वाटर H2 तुमने लिखा है ना H2O, तो H2O में प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाइड्रोजन पे प्लस। हाँ, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, डेल्टा माइनस या माइनस लिखोगे। हाइड्रोजन पर नॉन क्या होगा पोलर का बेटा, एग्जांपल देना। डेल्टा प्लस, तो इसके ऊपर क्या होगा बेटा, डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो ये पहला तुम्हारा एग्जांपल हो गया वाटर। वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब जो H2O है, H2O में जो प्लस है बेटा, प्लस हाइड्रोजन तरफ रहेगा और माइनस ऑक्सीजन तरफ रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल वाटर हो गया, दूसरा एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया, तो अमोनिया में एक है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन साइड क्या लिखोगे, यहाँ पर नाइट्रोजन में कहाँ होगा बेटा, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज जाएगा, इसका लिखोगे माइनस, यहाँ पर माइनस जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल मैंने दिए, दूसरा पहला वाटर है, दूसरा अमोनिया, ठीक है। और किसी को डाउट है, पोलर का एग्जांपल देना। क्या बेटा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का अच्छा, एग्जांपल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीथेन ले लो। मीथेन नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक है। ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, CO2, बेंजीन, ये सब नॉन पोलर है। तो बेटा इसका एग्जांपल कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, मतलब ढेर सारा एग्जांपल दे दिया गया वहां पे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ है कितने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पोलर है, कितनी नॉन पोलर, तो सब कुछ पढ़ना है बेटा, पढ़ाओ मत अभी, ठीक है। इसी चैप्टर में है, तुम देख बता लोगे कि ये मॉलिक्यूल पोलर है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कौन का तुरंत बता दोगे 2 मिनट के अंदर, ठीक बेटा। तो अभी तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ये वाटर और अमोनिया देखना है, वाटर और अमोनिया, ठीक है। तो वाटर क्या बेटा, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे स्टेबलाइज करेगा, प्लस और माइनस चार्ज कैसे स्टेबलाइज करता है। जैसे तुमने सॉल्ट को वाटर में डाला, जब सॉल्ट को वाटर में डालोगे, है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले लैटिस को ब्रेक करेगा। लैटिस को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। लैटिस ब्रेक हो गया, Na+ गैसियस स्टेट, Cl- गैसियस स्टेट में आ गया। तो Na+ को वाटर मॉलिक्यूल अब स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, उस तरह Cl- को भी वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों ही पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी, ठीक है बेटा। तो उसके बाद कर लेते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो अब वाटर मॉलिक्यूल Na+ को कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये तुम्हारा Na+। तो Na+ के चारों तरफ वाटर आ जाएगा, Na+, है ना। तो जो वाटर डाइपोल है उसे इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर लेगा ताकि जो Na+ है वो माइनस साइड की तरफ रहे। जो वाटर डाइपोल में दोनों पोल रहेगा, प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, घुमा लेगा, मोड़ लेगा कि जो माइनस वाला है वो प्लस की तरफ रहे, Na+ की तरफ रहे, ठीक है, इस तरह से। और जो प्लस वाला है यहाँ पर आ जाएगा बेटा, है ना, ठीक है बेटा। इसका मतलब जो Na+ है, Na+ ढेर सारे नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड है, समझ में आया बेटा। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस Na+ को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा प्लस माइनस के बीच में, है ना। सर यहाँ पे स्टेबलाइज का मतलब क्या? तो जो यहाँ पर माइनस से प्लस के बीच में अट्रैक्शन है उसी क्या बोलोगे, स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर जो कटायन है, कटायन वाटर डाइपोल से स्टेबलाइज हो रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। यहाँ क्या बोलोगे, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। बेटा थोड़ा देर रुक जाओ, ये सर बोलना कुछ देर बाद, है ना।
थोड़ा देर रुक जाओ। तो हाइड्रेशन यहाँ पर हो गया, फिर मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। चलो यहाँ दोबारा देखो बेटा, यहाँ पर जो Na+ है, Na+ से Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर रहा है Na+ को, ठीक है। उसी तरह से बेटा Cl से बात करते हैं। जो Cl- है, जो Cl- है, यहाँ ब्लैक वाला ले रहा हूँ मैं, तो Cl- के चारों तरफ क्या होगा बेटा, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर डाइपोल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, Cl- है, Cl- को कौन सा पोल स्टेबलाइज करेगा, ये तुम्हारा वाटर है, ठीक है। एक प्लस वाला है, दूसरा माइनस वाला है, तो माइनस को कौन स्टेबलाइज करेगा, माइनस को पॉजिटिव वाला एंड स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस लिखोगे, प्लस 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 प्लस, जो प्लस वाला एंड है Cl- को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो माइनस वाला से दूर हो जाएगा। तो अब देखो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है, कैटायन को भी स्टेबलाइज कर रहा है, अनायन को भी स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो इसके बीच में ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है बेटा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट चार्ज नहीं, डाइपोल के फॉर्म में है। डाइपोल बेटा कंप्लीट चार्ज नहीं होता, यहाँ पर पूरा पूरा जो है एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज नहीं होता यहाँ पर, है ना, पार्शियल चार्ज होते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इसी अट्रैक्टिव यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सब कंबाइन करके इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज में सराउंडिंग में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए, इन सबको कंबाइन करके इस एक पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर जाता है, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सॉल्वेशन। ये क्या बेटा, ये सॉल्वेशन है, ठीक है। मतलब जो डाइपोल है, जो सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट कैटायन या आयन को स्टेबलाइज कर रहा है, इसको सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बेटा, सॉल्वेशन है, ये भी सॉल्वेशन है। कैटायन को भी स्टेबलाइज करेगा, आयन को भी स्टेबलाइज करेगा। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट, अगर जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है, वाटर, तो सॉल्वेंट के जगह तुम क्या लिखोगे, हाइड्रेशन लिखोगे, हाइड्रेशन। So if your solvent is water, then you will use word hydration instead of solvation, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन से Na+ भी स्टेबलाइज हो रहा है, Cl- भी स्टेबलाइज हो रहा है। अब देखो ऊपर ये भी बोला गया था कि ये जो दोनों स्टेप है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप यहाँ पर, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 स्टेप, ये क्या होता है बेटा, क्या बोला गया था, एक्सोथर्मिक स्टेप है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। तो याद रखो बेटा, केमिस्ट्री में जहां पर भी अट्रैक्शन होता है, केमिस्ट्री में जहां पर भी अट्रैक्शन होगा, वहां पर एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ देखो ढेर सारे वाटर डाइपोल अट्रैक्ट हो रहे हैं Na+ की तरफ, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल Cl- की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। जहां पर अट्रैक्शन है वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर वहां पर एनर्जी रिलीज। ठीक बेटा, हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो, यहाँ पर एनर्जी कब हो रही है रिलीज, यहाँ पे एनर्जी कब होगी रिलीज, फिर से बोलो बेटा, आवाज तुम्हारा थोड़ा धीमा आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। सर यहाँ पे एनर्जी कब होगी रिलीज, एनर्जी कब रिलीज होगी, यस सर, जब Na+ Cl या Na+ वाटर से बॉन्ड बना लेगा तब एनर्जी रिलीज होगा ना बेटा। याद देखो, Na+ वाटर से Na+ को डिसॉल्व करोगे वाटर में, ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होगा। अब ये जो एनर्जी है बहुत कम अमाउंट में, ऐसा नहीं तुम हाथ डाल दो जल जाएगा, हाथ NaCl में डिसॉल्व किया, हाथ डाला जल गया, उबल गया पानी, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है बेटा कम अमाउंट में रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, फर्स्ट स्टेप तो तुम्हारा एक्सोथर्मिक है, और ये वाला जो सेकंड स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है। जो फर्स्ट स्टेप है बेटा थोड़ा सुन जाओ, सुन लो, यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जब मैं पूछूं कोई डाउट तब पूछना, ठीक है बेटा, बीच में टोकरा नहीं है। ये पूछो कोई डाउट है तो पूछ लेना, ये डाउट सर है बता दो। तो जो सेकंड स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है। जो फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक है। मतलब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में एनर्जी कंज्यूम, सॉरी एनर्जी रिलीज होगा,
और फर्स्ट स्टेप में एनर्जी कंज्यूम होगा। तो दोनों स्टेप साथ साथ, ऐसा नहीं तुम्हारा पहले फर्स्ट स्टेप और फिर सेकंड स्टेप होगा, दोनों स्टेप एक साथ होता है। मतलब जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा वो फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम भी हो जाएगा। तो जो वाटर का जो टेम्परेचर रेंज होना चाहिए तुम्हारा रेंज नहीं होता है, ठीक है। याद रखो जब भी सॉल्वेशन होगा तो सॉल्वेशन स्टेप में एनर्जी रिलीज होगा, और लैटिस जब ब्रेक होता है बेटा, लैटिस जब ब्रेक होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी कंज्यूम होगा। तो सॉल्यूशन जब बनता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में लैटिस ब्रेक होगा, सेकंड स्टेप में हाइड्रेशन होगा। लैटिस ब्रेक होना एंडोथर्मिक रिएक्शन, हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, याद रखो अब मैं नया वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा या जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन, सॉरी जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ही सॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है। याद रखो बेटा, जितना एक्सोथर्मिक सेकंड स्टेप होगा उतना ही सॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे एक वर्ड में लिख रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। अब देखो ये सॉल्वेशन एनर्जी क्या हो गया। जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे जो Na+ है ये वाटर से चारों तरफ घिर जाएगा, जो Cl- है ये चारों तरफ वाटर से घिर जाएगा। तो जो चारों तरफ वाटर से घिर गया बेटा, तो इसको बोलते हैं Na+ एक्वस, इसको एक्वास लिखते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं आईपीसी में, ठीक है। तो Na+ एक्यू लिख दोगे, इसका मतलब Na+ का हाइड्रेशन हो गया है, सॉल्वेशन हो गया है। Cl- अगर घुल गया बेटा वाटर में तो यहाँ क्या लिखो बेटा, Cl- एक्वा, इस तरह से, ठीक है। Cl- एक्वस भी बोलते हैं, Cl- एक्वस, इसका मतलब इसका हाइड्रेशन हो गया है, इसका भी हाइड्रेशन हो गया है, एनर्जी रिलीज हुआ है। तो जो एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ जो एनर्जी मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ मिलता है उस एनर्जी क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर तो क्या यूज करोगे यहाँ पर, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं यहाँ पे बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। फिर से आते हैं बेटा, दोबारा देखो सर जब यहाँ Na बोलो सर जब Na वाटर के साथ जब हमने वो रिएक्शन कराया तब सर कोई कंपाउंड नहीं बनेगा? बेटा यहाँ तुम डिजॉल्व कर रहे हो, रिएक्शन नहीं करा रहे हो, ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा बेटा, तुमने वाटर को डिजॉल्व किया है, तुमने NaCl को वाटर में डिजॉल्व किया, क्या दूसरा कंपाउंड बनता है वाटर में जाकर NaCl? क्या NaCl क्या कुछ क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl को तुमने वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो वाटर में मिल क्या बनाता है यहाँ पर, Na+ डिजॉल्व हो जाता है ना वाटर में, क्या और कुछ होता है बेटा? यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन की बात हो रहा है कि डिजॉल्व होने पर सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो केवल सॉल्यूशन की बात सुनो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है ऊपर देखो, हेडिंग में क्या डाला गया है, यहाँ पे हेडिंग डाला गया सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब अगर तुमसे सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करो तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, डिजॉल्व होने की बात कर रहे हो, तो डिजॉल्व कैसे हो रहा है उसकी बात हो रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा सॉल्ट है NaCl, ठीक है, डिजॉल्व कैसे हुआ, जो NaCl है डिजॉल्व कैसे, उसकी बात हो रहा है। NaCl को तुमने लिया, वाटर डाल दिया, ये डिजॉल्व कैसे हो गया, है ना। तो दो स्टेप्स होते हैं, पहला है तुम्हारा लैटिस एनर्जी, दूसरा क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन। तो इन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा NaCl डिजॉल्व होगा या नहीं डिजॉल्व होगा। यहाँ पे तुम तीसरा कंपाउंड नहीं बना रहे हो, कंपाउंड बनाने के लिए अलग अलग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पी ब्लॉक में बताया जाएगा ढेर सारा कंपाउंड, पगला जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और अगर कंपाउंड तुम अलग अलग कंपाउंड को प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पर है प्रिपरेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है कि कंपाउंड डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डिजॉल्व अगर हो रहा है तो वहां किसकी बात करोगे बेटा, लैटिस एनर्जी की और सॉल्वेशन एनर्जी की, ठीक है। सर सॉल्वेशन एनर्जी एक बार शॉर्ट में बता दो फिर से। सॉल्वेशन एनर्जी, तो मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, सॉल्वेशन एनर्जी का मैं आप नीचे लिखवा देता हूँ,
तो पहले तो समझ लो, मैं लिखवा दूंगा थोड़ा समझिए, ठीक है। तो याद करना, यहाँ मैं लिखवा दूंगा, पहले सब नोट कर लो। जो यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पे देखो ये 2 स्टेप बनाया हुआ है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, यहाँ से नोट करना शुरू करो, ठीक है। नोट करो, मैं बता रहा हूँ। सर इस पर जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? हीट एनर्जी। और एक तो दूसरा ओपन हो गया यहाँ पर, इसको नोट करो। ये डायग्राम मैंने बनाया, इसको भी बनाओगे तुम, ठीक है। डन सर। डन सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। लिखो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऊपर लिखवा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाइड्रेशन डालना है, हाइड्रेशन एनर्जी बात हो गया है, तो हाइड्रेशन एनर्जी लिखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जहाँ पर अगर वाटर नहीं है, तो वाटर के आप क्या लिखोगे बेटा? अगर वाटर नहीं है, दूसरा कोई सॉल्वेंट वाटर के वहाँ पर, सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन वर्ड यूज करोगे, ठीक है, सॉल्वेशन। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, नोट करोगे। हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी released when an isolated gaseous ion gets hydrated and it is measured in terms of kilojoule per mole. It is also represented by delta HH. It is represented by delta HH. Delta HH is directly proportional to the charge on ion and inversely proportional to the size of ion. ठीक है, इसको नोट कर लो। डेल्टा H directly proportional to the charge on ion and inversely proportional to the radius of that ion. तो रेडियस जितना कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। नोट कर लिया इसको बेटा? यस सर। यस सर। तो पहले मैं हाइड्रेशन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, फिर मैं सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2 स्टेप है, पहला तुम्हारा लैटिस हो गया, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी हो गया बेटा। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो हाइड्रेशन एनर्जी किस फैक्टर डिपेंड कर रहा है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड कर रहा है चार्ज पर और R पर। अगर बात किया जाए Na+ और Mg2+ पर, तो किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा? Mg2+ का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, Na+ का कम होगा। इसका मतलब डेल्टा HH ऑफ Mg2+ इज ग्रेटर देन डेल्टा HH ऑफ Na+, ठीक है। उसी तरह से अगर बोला जाए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ O2- एंड Cl-, तो किसका ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी? यहाँ पर क्या ज्यादा है? O2-। यस सर। O2- ज्यादा होगा, Cl- से कम होगा।
अगर बात किया जाए F माइनस और Cl माइनस का, F माइनस। माइनस। तो यहाँ पर रेडियस देखोगे, ठीक है, F माइनस का ज्यादा होगा Cl माइनस से, ठीक है। तो सबसे पहले तुम देखोगे क्या, यहाँ पर भी सबसे पहले चार्ज देखना है, ठीक है, नंबर 1 पर। और नंबर 2 अगर चार्ज सेम हो गया, अगर चार्ज तुम्हारा इक्वल हो गया तो क्या देखोगे, रेडियस, ठीक है। साइज देखोगे बाद में, साइज जो है बाद में देखना, सबसे पहले नंबर 1 तुम क्या देखोगे, चार्ज देखोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ दिया गया है Al3+, ठीक है, Al3+ दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है यहाँ पर यहाँ पर बोरान 3+ दिया गया है, Al3+ और बोरान 3+, तो किसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा? बोरॉन। नहीं, तो दोनों चार्ज एल्युमिनियम। सेम है ना, चार्ज Yes. सेम है। तुम देखोगे यहाँ पर Yes. साइज, तो बोरान सबसे पहले आता है, बोरान, एल्युमिनियम, Yes. ठीक है। तो बोरान का साइज छोटा है, डाउन द ग्रुप जाओगे अगर तो साइज इंक्रीज होगा, तो बोरान अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो बोरान 3+ का साइज छोटा है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अगर बात किया जाए लिथियम और सीजियम का, तो किसका हाइड्रोजन ज्यादा होगा लिथियम और सीजियम में? लिथियम। लिथियम का हाइड्रोजन ज्यादा होगा सीजियम से, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा, 3-4 एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी कंपेयर करने के लिए। तो एग्जांपल कम से कम 2-3 एग्जांपल तुम लिख ही लोगे यहाँ पर नोटबुक में अपने, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये मैंने दिया था, इसको लिख लो इस तरह से, दूसरा ऑप्शन में लिख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद करना है, क्योंकि डेफिनेशन पूछेगा एग्जाम में लिखने के लिए, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया डेफिनेशन। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि Mg2+ आया ना, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो सर जब वो नेगेटिव चार्जेस सराउंड होगा, तो सर उसको दो चाहिए होंगे चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज चाहिए होंगे स्टेबलाइज होने के लिए। नहीं, यहाँ पे तुम बता नहीं सकते बेटा कितने। देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे तुमने क्या लिखा था, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, यहाँ पे Na+1 एक पॉजिटिव चार्ज है ना, यस सर। इसको स्टेबलाइज करने के लिए कितने तुमने वाटर मॉलिक्यूल लिया? इनफाइनाइट। यहाँ पर काउंट नहीं कर पाओगे ना बेटा, यहाँ काउंट नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे एक्वस लिख दिया गया, ठीक है। ओके ये हमारे को स्टेबलाइज करने कितना यहाँ पर चाहिए? इनफाइनाइट। काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? 2। इसलिए ऊपर देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा भी गया था, यहाँ पर भी x और y लिखा गया है, 1-2 नहीं लिखा गया है। इतना तुम्हें नहीं मालूम, इनफाइनाइट तुम्हें नहीं मालूम कितना x y है, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट पूछ लो हाइड्रोजन एनर्जी में। सर वो R पे कैसे डिपेंड करेगी एनर्जी? क्या होता है बेटा, क्या बोल रहे हो? अच्छा, इस फॉर्मूले में डाउट है, जो फॉर्मूला लिखा गया है, देखो जो हाइड्रोजन एनर्जी है ये 2 फैक्टर पर कैसे डिपेंड कर रहा है। ऐसे एक्चुअली ये बताना नहीं है हमको, ये भी तुम पूछे बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस फॉर्मूले पर नहीं जाना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन तुमको नहीं पढ़ना है। तो डेल्टा H जो हाइड्रोजन एनर्जी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, एंड डेल्टा HH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है। तो अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है ढेर सारे अपोजिटली चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है। इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना होगा तुम्हें, ये पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, है ना, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना इजीली इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यस सर। तो क्यों, तो तुम्हें क्लियर हो गया कि पॉजिटिव बढ़ा दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो इतना ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा। दूसरा फैक्टर यहाँ पर है रेडियस, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो चार्ज है वो आयंस के ऊपर है, तो आयंस बेटा एक पॉइंट नहीं होता, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट का, ये पॉइंट चार्ज है। अगर किसी मॉलिक्यूल या आयंस की बात करोगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम हो गया तो वहां पर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, इस पॉइंट पर कितना चार्ज है, क्योंकि जो जब ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा किसी पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, किसी पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अगर एक नेगेटिव चार्ज है, साइज बहुत बड़ा है, तो जो चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/R होता है, या फिर Q बाई यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को अगर साइज बढ़ा है तो थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो जितना बड़ा साइज होगा एक पॉइंट पर उतना कम चार्ज आएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन में इसका है, डेरिवेशन तुम्हें नहीं पढ़ना है,
जितना तुम साइज बड़ा करोगे पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कम होता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाओ तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, है ना। चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ही कम चार्ज डेंसिटी होगा, उतना ही कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम को कम करना है। वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, जो आयंस है वो स्फेरिकल शेप का होता है। वॉल्यूम मतलब रेडियस। ठीक है, जो आयन या कैटायन उसका रेडियस बात करो, इसका मतलब जो डेल्टा एच एच है ना, डेल्टा एच इनवर्सली द रेडियस, तो यहाँ से ड्राइव होता है। तो चलिए ये पूरा तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें ये देखना है कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर पहला चार्ज है, दूसरा रेडियस। तो डेल्टा एच एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक बेटा, समझ में आ गया जो मैंने बताया तुम्हें? ओके सर। हाँ, और लेकिन ये पढ़ना नहीं, डेरिवेशन में नहीं आएगा ये। ठीक है, डेरिवेशन है नहीं हाइड्रोजन एनर्जी का। ओके बेटा, तो अब हम लोगों को आगे देखना है कि जो हाइड्रोजन एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे सॉल्युबिलिटी को हाइड्रोजन एनर्जी अफेक्ट करता है, इसको देखना है। आ जाते हैं आगे। ओके बेटा, टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम लोग तो इसी पर रोक दिए, पोलैंड स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हाइड्रोजन एनर्जी।